Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 6 7 को आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। तो भाई मिनिमाइज का फंक्शन अब की बारी में हमसे कहा जाता है कि मिनिमाइज का फंक्शन है और आपको इसके ऊपर ग्राफ को प्लॉट करना है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड के ऊपर कंस्ट्रेंट को प्लॉट करना है। तो भाई कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। 90% काम एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला है और थोड़ा सा न्यू काम होगा मिनिमाइज वाला, बाकी सारी चीजें हमारी पुरानी वाली ही यूज हो रही होती हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको जो इनइक्वालिटीज गिवन है, जिनको हम कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, उसको आपने एक दफा उतारना है, उनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और ये जो मिनिमाइज का फंक्शन गिवन है, ये हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको आपने नाम लिख देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से। और जो आपको इनइक्वालिटीज गिवन है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी है। अब आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अपनी इक्वेशन नंबर 1 को एक दफा उतार लीजिए। तो भाई देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है? हमारी इक्वेशन नंबर 1 है एक्स प्लस का 2y लेसर देन इक्वल टू 10। एक्स प्लस का 2y लेसर देन इक्वल टू 10। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान सा मेथड होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स की वैल्यूज को निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के ऊपर जाएंगे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं कि हमेशा इनइक्वालिटी को इक्वल टू के साइन पे कन्वर्ट किया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 के बराबर बन जाएगा। देन आपने सिंपल तरीके से क्या करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं भैया। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना। तो अगर वाई की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्टली 10 आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया मुझे? पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 10, 0 के बराबर। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। भाई वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? सारी बातें हम लोग ये सीख चुके हैं। वाई इंटरसेप्ट होता है एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर देना, है ना भाई? तो हमारे पास अगर x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 5 10, 5 के बराबर आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? 0, 5 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 0, 5 के बराबर आ गया। तो पहली वाली इनइक्वालिटी को हम लोगों ने उससे पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी के ऊपर चले जाएंगे भाई। दूसरी वाली इनइक्वालिटी के ऊपर कैसे जाएंगे? क्या हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है इक्वेशन नंबर 2, जिसको हमने कहा भाई ये आ रही है हमारे पास 3x प्लस का 4y लेसर देन इक्वल टू 24। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर पॉइंट्स को अगर फाइंड करना होता है तो हमेशा इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इनइक्वालिटी के साइन को खत्म करते हैं। तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस का 4y इक्वल टू 24। अब सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। मेरे प्यारे शागिर्दों, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट होता है वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 1 3, 3 8 इज 24। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको यहाँ पे? देखो y की वैल्यू जीरो डालने पे x की वैल्यू आई 8, तो पॉइंट क्या आ गया? 8, 0 के बराबर। फिर हम चले जाएंगे y इंटरसेप्ट के ऊपर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। y इंटरसेप्ट क्या होता है? x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 24। तो भाई 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 6 इज 24। 4 5 20, 4 6 इज 24। तो y की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। तो पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे? 0, 6 के बराबर। तो आपने सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि भैया इनइक्वालिटीज यानी कंस्ट्रेंट से अपने पॉइंट्स को फाइंड कर लेना। बिल्कुल 9.2 जैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का, सही है ना? स्टार्टिंग का सारा काम 9.2 वाला ही होता है। तो हमने क्या करा? सिंपल तरीके से अपने पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब जब पॉइंट आ गए तो इन पे ग्राफ प्लॉट करवाएंगे। ग्राफ प्लॉट करवाना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ग्राफ पेपर वाला मूड रखा हुआ है ताकि आप लोगों को सारी बातें क्लियरली हो समझ में आए। अब देखो, चूंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं, हमारे पास मेरे प्यारे शागिर्दों वैल्यूज कैसी हैं? चूंकि बड़ी हैं तो मैं अपना ग्राफ थोड़ा बड़ा एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो अपने पॉइंट्स कैसे लूंगा? क्योंकि हमारे पास मुझे साफ दिख रहा था कि देखो ऊपर मेरे पास एक वैल्यू 10 है, एक 8 है, एक 6 है, एक 5 है। एक्स के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू 10 है और वाई पे हाईएस्ट वैल्यू तकरीबन 6 आ रही है। तो मुझे इस चीज का बस ख्याल रखते हुए अपने ग्राफ को प्लॉट करना है। सही है ना भैया?
तो आइए चलते हैं जरा ग्राफ प्लॉट करने के ऊपर। चूंकि मेरे पास पॉइंट्स बड़े आए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्मॉल डब्बों के ऊपर एक यूनिट रखूं, सही है ना भाई। मेरी कोशिश ये होगी कि छोटा स्केल सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। तो भाई मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ग्राफ के ऊपर यहाँ पे सिंपल तरीके से ग्राफ बना दिया, ताकि आप लोगों को ग्राफ को प्लॉट करना समझ में आ जाए कि भाई हम लोगों ने किस तरीके से स्केल अपना डिफाइन करना है। तो ये सारी बातें जो कि हम कर चुके थे, इसलिए मैंने जल्दी से अपने ग्राफ पेपर के ऊपर स्केचिंग वगैरह कर दी कि भाई हमारे पास एक्स एक्सिस कहाँ पर होगा। जाहिर सी बात है, इधर हमारे पास होता है पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है। इधर क्या होगा हमारे पास, इधर हमारे पास होता है पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है। इधर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है। और ऑब्वियसली नीचे क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है। तो हमने सबसे पहले नंबर के ऊपर इन छोटी 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 बातों को यहाँ पे तहरीर कर दिया, लिख दिया। और अपना स्केल भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि स्केल हमारा क्या है, एक्स और वाई दोनों के ऊपर वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने इस काम को सबसे पहले कर दिया। अब देखो सिंपल तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो भाई ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत ही आसान सा काम है। आपको देखो जो पहला पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 10,0। 10,0 कौन सा पॉइंट होगा भाई, 10,0 ये रहा। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा 10,0, लिख दिया भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,5। तो 0,5 का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,5। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। जल्दी से अपनी इस इनइक्वालिटी की लाइन को ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो भाई ये हमारे पास हमारी इनइक्वालिटी की लाइन आ जानी है, सही है ना भाई मेरा प्यारा शागिर्द। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से भी एक्सटेंड कर देना है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, छोटी सी लाइन नहीं बनती, हमेशा कोशिश किया करें कि लाइन को एक्सटेंड कर दिया करें। सही है ना भाई, ये काम हम लोगों ने कर दिया। अब देखो भाई दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। एक है 8,0 और दूसरा है 0,6। तो 8,0 कहाँ पर होगा भाई, ये वाला पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट है, 8,0। इस पॉइंट का नाम क्या है, 8,0। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6। 0,6 कौन सा पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है ये वाला होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, 0,6। तो यहाँ पे भी अपनी इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। अपनी लाइन को, कंस्ट्रेंट की लाइन को ड्रॉ कर लिया जाएगा। तो भैया इस तरीके से ये पॉइंट भी हमारे पास अचीव हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। बच्चे बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं भैया, बच्चे बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। हम लोगों ने इन दोनों कंस्ट्रेंट की लाइंस को क्या कर लिया बेटा, ड्रॉ कर लिया। देखो कितनी आसान सी चीज है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। सही है ना भाई, यहाँ तक का काम सबको क्लियर है। अब आपने करना क्या है, करना सिंपल सा काम है कि भाई अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अपनी सबसे पहले इनइक्वालिटीज को इन लाइंस के ऊपर लिख देंगे। भाई ये लाइन किसके अगेंस्ट ड्रॉ हुई है उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो भाई देखो ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है, इसकी क्या इनइक्वालिटी की वैल्यू थी, x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हमारे पास ये आ गई भाई, क्या आ गई, x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इस लाइन की वैल्यू क्या है, x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू आ गई। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या थी, 3x+4y लेसर देन इक्वल टू 24। तो ये दूसरी वाली जो लाइन है, दूसरी वाली, ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसकी वैल्यू क्या है, 3x प्लस का 2y लेसर देन इक्वल टू 24। तो भाई देखो यहां तक का काम सबसे आसान सा, कि आपने सबसे पहले कंस्ट्रेंट से, इनइक्वालिटीज से अपने पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया, देन अपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि भाई अपना फिजिबल रीजन निकालना, कि फिजिबल रीजन हमारा कहाँ तक का होगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइए अपना फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई फिजिबल रीजन अपने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। थ्योरी वाले पेपर के ऊपर हमेशा होगा, देखो जितना आपने वर्किंग वाला काम है सारा वो आपके बोर्ड के जो आपको पेपर मिलेगा थ्योरी वाला उस पे करना है। ग्राफ पेपर पे सिर्फ ग्राफ प्लॉट होता है। अच्छा भाई, अब देखो पहली वाली कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या थी, पहली वाली कंस्ट्रेंट है हमारे पास x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो भाई देखो अगर मैं इसमें x और y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मुझे सोच कर जवाब दीजिएगा, क्या वाकई 0 बड़ा होता है 10 से, क्या 0 की वैल्यू बड़ी होती है +10 से, नहीं सर ये गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसका आंसर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। इसका आंसर कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। कहां पर होगा इसका आंसर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, समझ रहे हैं बात, उस तरफ की जानिब होगा। और दूसरी इनइक्वालिटी देखो हमारे पास क्या है, दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है 3x प्लस का 4y। मैंने यहाँ पे गलती से 2y लिख दिया, ऑब्वियसली 4y होगा, मैंने यहाँ पे 2y लिख दिए। इसको आप जानते हैं क्या होगा ये मेरा बेटा, ये हमारे पास होगा 4y, किसके बराबर होगा, इधर 4y होगा। दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 4y
लेसर देन इक्वल टू 24। तो अब अगेन यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करूंगा तो क्या बन जाएगा, जीरो इज लेसर देन इक्वल टू 24। सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये कंडीशन सही है गलत है, जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल सही है, जीरो वाकई में छोटा होता है 24 से। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर किस जानिब होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। पहली वाली इनइक्वालिटी का आंसर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन था, इसका आंसर कहां पर है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। टू स्टेटमेंट कैसी आई है, स्टेटमेंट आई है ट्रू। इसका मतलब क्या है, इस वाली इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा ये किस जानिब होगा, ये होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। कहां पर होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो भाई देखो दो बातें हुई, पहली वाली जो कंस्ट्रेंट थी इनइक्वालिटी थी, उसकी चूंकि स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका आंसर है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, और दूसरी वाली का आंसर क्या है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर वो कंडीशन क्या गिवन है प्लॉट करने की, कि हमेशा x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और y की वैल्यू भी कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो हम सिर्फ वही रीजन कंसीडर करेंगे जो कि ग्रेटर देन जीरो वाला है। हम सिर्फ वही रीजन कंसीडर करेंगे जो कि कौन सा है, ग्रेटर देन जीरो वाला है। तो भाई इस केस के अंदर हमारे पास वो रीजन कौन सा आएगा, जो कि ग्रेटर देन जीरो का रीजन है। हमारे पास ऐसा रीजन कौन सा होगा जो रीजन ग्रेटर देन जीरो का है। तो जाहिर सी बात है वो रीजन जो दोनों के अंदर कॉमन भी हो, तो वो जाहिर सी बात है सिर्फ वो ये वाला रीजन होगा। ये रीजन वो रीजन होगा जो दोनों लाइंस के अंदर कॉमन होगा। अच्छा, किसी बच्चे की हो सकता है जहन में मासूम सा क्वेश्चन आए, सर ये वाला रीजन क्यों नहीं कॉमन है, क्योंकि देखें ये भी तो ग्रेटर देन जीरो है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसके पीछे रीजन क्या है, कि भाई आपके पास जो कॉमन पार्ट है वो इस लाइन से इस तरफ का है और इस लाइन से इस तरफ का है। तो ये जो बीच का यहाँ पे पार्ट है ये तो कॉमन ही नहीं है ना, इसलिए ये आंसर ही नहीं हो सकता। तो कॉमन पार्ट ऐसा पार्ट जो कि दोनों लाइन जहां पे सेटिस्फाई होती हो, जहां पे दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, वो कौन सा पार्ट होगा, सिर्फ ये बीच वाला। क्यों बीच वाला, क्योंकि देखो जो पहली वाली लाइन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जा रही है, तो ये देखो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जा रही है, और जो दूसरी वाली लाइन है टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रही है। तो खाली ये वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, ये इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो आपने सिंपल तरीके से अपना फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लिया। अब जब फिजिबल रीजन आपने फाइंड आउट कर लिया, देन यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर थिंग, कि हमने करना क्या है भाई, अब सिंपल सा काम है, अब तो मासूम सा काम है यार, मासूम सा। और वो मासूम सा काम क्या है, कि आप सिंपल तरीके से अपने फिजिबल पॉइंट्स को निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे भैया, फिजिबल पॉइंट्स को। तो फिजिबल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं भैया, फिजिबल कॉर्नर्स के पॉइंट्स। तो फिजिबल कॉर्नर्स के पॉइंट्स क्या होंगे, मैं इधर ही लिख देता हूं, बट ऑब्वियसली आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना होगा, क्योंकि आपके सामने ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे बार बार ऊपर नीचे आने के अंदर आपको हो सकता है समझ में ना आए बात अच्छी तरीके से, इसलिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो फिर फिजिबल कॉर्नर्स के हमारे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, मेरे प्यारे शागिर्दों, फिजिबल कॉर्नर्स के हमारे पॉइंट्स होंगे, जाहिर सी बात है देखो एक पॉइंट तो हमारा ये रहा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये हमारा पॉइंट है 0,5 वाला। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, 0,5, ये फिजिबल कॉर्नर पहला क्या आ गया, 0,5 आ गया। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, देखो ये वाला, ये भी एक फिजिबल कॉर्नर है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,6 होगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,6 होगा। अब तीसरा पॉइंट समझो, देखो आप चूंकि ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको यहाँ पे स्पेस ज्यादा दिखेगी, अभी यहाँ पे आपको स्पेस कम दिख रही है। जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे तरीके से प्लॉट करोगे ना, तो ये अगर आप गौर से देखो तो भाई ये जो यहाँ पे जो इसका एग्जैक्टली आपको पॉइंट मिल रहा होगा, ये कहीं इस तरफ कहीं मिल रहा होगा, ये जो एग्जैक्टली आपको पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हल्का सा अगर आप देखो ना, हल्का सा यहाँ पे भी रीजन आपको चलता जा रहा है, तो जो पॉइंट आपको मिल रहा होगा इस तरफ मिल रहा होगा। तो ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये पॉइंट होगा 4,3 का, ये पॉइंट क्या होगा, 4,3 का। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और कर दो, आप बोलोगे नहीं सर इस पिक्चर के मुताबिक ये 3,8 है और यहाँ पे 3,7 के करीब का है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मगर अगेन जब आप प्रॉपर ग्राफ पेपर बनाओगे, मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया हुआ, मैंने आपको उस मूड के ऊपर दिखाया किस तरीके से आ रहा होगा, तो एक तकरीबन कितना होगा, 4,3 का पॉइंट होगा। तो ये तीनों हमारे जो पॉइंट्स आ गए, कौन से आ गए, फिजिबल कॉर्नर्स आ गए। देखो यहां तक का सारा काम एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला है, यहाँ पे कोई मुश्किल चीज नहीं है, हमने कोई नई चीज पढ़ी नहीं यहाँ पे। तो बेटा देखिए, अब जो ये तीसरा वाला पॉइंट है हमारे पास कैसे आया, सिंपल तरीके से हमें मालूम है कि यार ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये पॉइंट हमारे पास 4 और 3 के दरमियान में बन रहा होगा, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर को यूज नहीं कर रहा, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पॉइंट कहाँ बन रहा होगा, 4 और 3 के ऊपर। जब आप प्रॉपर ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे, प्रॉपर स्केचिंग करेंगे, तो हमारे पास 4 और 3 के ऊपर इजिली फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास फाइनली हमारे तीनों के तीनों फिजिबल कॉर्नर्स आ गए। जब हमारे पास हमारे फिजिबल कॉर्नर्स आ गए, अब हम लोगों ने काम क्या करना है, अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपने
क्वेश्चन के ऊपर मूव करना है कि देखो यहां तक का जितना भी काम हम लोगों ने करा है, सारा काम कौन सा है, ये सारा काम एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला है। जितना भी काम अभी तक हम लोगों ने करा है, सारा का सारा एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला काम कर लिया। अब असली क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, मिनिमाइज करना है हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल थिंग है। देखो स्टेप नंबर 5 सबसे आसान स्टेप है। आपने करना क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग डालोगे, इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इवेल्युएटिंग की ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएटिंग की ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो मैंने सिंपल तरीके से अपनी हेडिंग डाल दी कि इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप लोगों ने पूरा लिखना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास ऊपर क्या गिवन है, उसको मैं एक दफा यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो गिवन है मुझे क्वेश्चन में, z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। ओके, क्या गिवन है भाई, z इज इक्वल टू 200x प्लस का 500y। ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। अच्छा तो भाई अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अपने फिजिबल कॉर्नर्स को बारी बारी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करेंगे। जो पहला पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, 0,5 है, तो उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो भाई पहला पॉइंट क्या है, 0,5, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 200 का 200, x के अंदर चला जाएगा 0, प्लस का 500 का 500, y के अंदर आ जाएगा 5। तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा 200 0 और 5 5 विल बी 25। तो z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से 2500 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपली 2500 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है भाई, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 0,6 के बराबर। किसके बराबर गिवन है मेरा बेटा, 0,6 के बराबर। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 0,6। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 200 का 200, एक्स की जगह पे 0 आ गया, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है ना, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, ये अगेन खत्म हो गया, 5 6 30 और 2 0, तो ऑब्वियसली 3000 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, z की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 3000 के बराबर आ गई। और तीसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या आया था, फिजिबल कॉर्नर का 4,3 आया था। तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं जल्दी से। तीसरा पॉइंट क्या है, 4,3। ओके, इसको प्लॉट कर देते हैं तो भैया क्या हो जाएगा, देखो भाई z इज इक्वल टू 200 का 200, x के अंदर x की वैल्यू क्या है 4 के बराबर, प्लस का 500 का 500 और y की वैल्यू क्या है 3 के बराबर। सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन के अंदर आपने x और y को प्लॉट कर दिया। कैलकुलेटर पे डाल लीजिए भैया, 200 इंटू 4 प्लस का 500 इंटू 3 किसके बराबर आ गया, 2300 के बराबर। तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2300 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से हमें तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू मिल गई। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो भाई मिनिमम वैल्यू हमारे पास इन तीनों में से किसके ऊपर अचीव हो रही है, गौर से सोच के जवाब दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर अचीव हो रही है, जाहिर सी बात है 2300 मिनिमम वैल्यू है। तो भैया मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 2300। और ये किसके ऊपर अचीव हुई है, 4,3 के ऊपर। किसके ऊपर अचीव हुई है, 4,3 के ऊपर। जब ये काम हमने कर दिया तो अब क्या लिखेंगे, नाउ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब छठी हेडिंग क्या होती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। और यहाँ पे आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना, बस इस जुमले को लिख देना है कि भैया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आया है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया था, कि आपने उसको तरीके से फाइंड आउट किया है या नहीं किया है। चूंकि हमने तरीके से फाइंड आउट कर लिया है, मिनिमम फंक्शन था हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, हेंस द मिनिमम फंक्शन, हेंस द मिनिमम वैल्यू, हेंस द मिनिमम वैल्यू, हेंस द मिनिमम वैल्यू, hence the minimum value is 2300 on on 4,3 ऑन 4,3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस फंक्शन मिनिमम किस पे अचीव हुआ है, फंक्शन मिनिमम मुझे अचीव हुआ है 2300 पे। और उसके ऊपर x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आपने छठा स्टेप भी कर दिया। सेवेंथ स्टेप सबसे मजे का स्टेप होता है, और ये स्टेप क्या होता है भैया, वेरिफिकेशन वाला स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है, वेरिफिकेशन वाला स्टेप होता है। तो सेवेंथ स्टेप के अंदर आपने सिंपल वेरिफिकेशन करनी होती है। जो पॉइंट आपने आंसर के तौर पे फाइंड किया उसको अपनी इनइक्वालिटीज के अंदर प्लॉट करके वेरीफाई करते हैं कि आया वैल्यू सही है गलत है। तो भैया कैसे करेंगे, देखो हमें दो कंस्ट्रेंट गिवन थी, दो इनइक्वालिटीज गिवन थी। पहली वाली इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, पहली वाली इनइक्वालिटी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। पहली वाली इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है भैया, 3x प्लस का 4y लेसर देन इक्वल टू 24। 3x प्लस का 4y लेसर देन इक्वल टू 24। दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस का 4y
लेसर देन इक्वल टू 24। अब करना क्या है, बहुत ही आसान सा काम है। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, देखो जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया जिसके ऊपर आपको मिनिमम फंक्शन मिला, उसी पॉइंट की वैल्यू को आपने इनइक्वालिटीज में प्लॉट करवा देना है। तो भैया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 पे क्या बन जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 4 प्लस 6 क्या होता है, 4 प्लस 6 होता है 10 के बराबर। तो क्या 10 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी, सोच के जवाब दीजिएगा। देखो इस सिंबल का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू आ रहे हैं दोनों के दोनों, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ट्रू है। स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। यानी कि बराबर या बड़ा होना, तो बराबर तो हो रहा है। क्लियर है। आइए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। इधर x की वैल्यू 4 डालेंगे, अगेन y की वैल्यू क्या डालेंगे, 3। तो क्या बन जाएगा, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 प्लस 4 3 जार क्या हो गया, ये भी हो जाएगा हमारे पास 12, लेसर देन इक्वल टू 24। तो भाई 12 प्लस 12 क्या होता है, 12 टू जार ऑब्वियसली 24 ही होता है। 12 प्लस 12 क्या बन गया, 24 ही बन गया। यानी कि 24 की वैल्यू कैसी है, लेसर देन इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पे भी देखो हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, वेरीफाई। क्यों वेरीफाई हो रही है, अगर किसी बच्चे के जहन में आ रहा है कि सर देखें तो बराबर आ रहे हैं, छोटा थोड़ी आ रहा है, तो भाई इस सिंबल का मतलब ही क्या होता है, ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू। तो भाई अगर सिर्फ ये सिंबल हो तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, या अगर सिर्फ ये सिंबल हो इसका मतलब होता है लेसर देन। बट इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, या लेसर हो या इक्वल हो। ये सारी बातें एक्सरसाइज नंबर 9.1 में मैंने सिखाई थी बहुत डिटेल के अंदर। तो भाई इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा इजीली सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है। देखो सारी चीजें बहुत आसान है। इन तमाम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फनकारी आ जाए, इजीली चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। और चुटकी बजा के कैसे सॉल्व करोगे, कि भैया आपको मालूम है कि सारा स्टार्टिंग का काम एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला है। आपने सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगी, आपने उससे क्या करना होगा, पॉइंट्स निकालने होंगे। उन पॉइंट्स को निकालने के बाद ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने सिंपल तरीके से फिजिबल रीजन डिफाइन करना है, फिजिबल कॉर्नर्स निकाल लेने हैं। यहां तक का सारा काम एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला हो गया। उसके बाद जो आपने काम करना है, ये खाली एक नया काम होता है, 5 6 और 7 स्टेप। इसमें फिफ्थ स्टेप जो होता है सबसे आसान स्टेप है, कि भाई आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन गिवन है उसके अंदर आपने तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करना है। और फिर आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में आया मैक्सिमम फंक्शन मांगा हुआ है या मिनिमम फंक्शन मांगा हुआ है। चूंकि इस क्वेश्चन ने मिनिमम फंक्शन मांगा हुआ था, तो हमने क्या किया, हमने देखा इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू किस पे आई। हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई z इज इक्वल टू 2300, और ये किसके ऊपर आई, इस पॉइंट के ऊपर आई। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, ये 4,3 वाला कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है ना। क्वेश्चन में मिनिमाइज कहा हुआ था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज किसके ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आई वो हमारा आंसर का पॉइंट होगा। तो सिंपल तरीके से हमारे पास इस तरीके से क्या आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया तो आपने उसको वेरीफाई भी कर लिया। अच्छा, 6 स्टेप के अंदर आपने सिंपल जुमले को एक दफा लिखना होता है, और फिर 7 स्टेप के अंदर सिंपल तरीके से उसको एक दफा क्या करवा देंगे, वेरीफाई करवा देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लास्ट में लिख भी सकते हैं हेंस वेरीफाइड, अच्छी बात है अगर आप लिख देंगे, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में चाहे तो अभी छोटी सी लाइन लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड ऑन दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ 4,3। इस तरीके से अपने छोटा सा जुमला भी आप लिख सकते हैं प्रॉपर। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया। तो मुझे बताइए इस कॉन्सेप्ट में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो बेटा अब हम लोग सिंपल तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, खाली उसके अंदर दो ही इनइक्वालिटीज हैं, तो उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा भाई देखें भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। क्या कहा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है मिनिमाइज का, यानी कि हमें क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कि आपको सिंपल तरीके से जो इनइक्वालिटीज गिवन है इनसे हम पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। यानी कि लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई, इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई, इनइक्वालिटी नंबर 3 आ गई। इनसे सिंपल तरीके से अपनी पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, फिजिबल कॉर्नर्स को निकालेंगे, और उन फिजिबल कॉर्नर्स को उठा के अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन में प्लॉट करके अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इनइक्वालिटीज को, इनसे पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, उससे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ से फिजिबल कॉर्नर्स हमारे पास आ जाएंगे, उन फिजिबल कॉर्नर्स को अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर प्लॉट करके अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा पैटर्न है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो किस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देखो भाई आपके पास सबसे पहली वाली जो इनइक्वालिटी आ रही है, ये क्या आ रही है,
ये आ रही है x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इससे अगर मुझे पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वल टू पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे सर मेरे प्यारे शागिर्दों, अब सिंपल तरीके से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ले लेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इंटरसेप्ट। तो भाई x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देना। तो हम अपनी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को क्या करवा देंगे, जीरो प्लॉट करवा देंगे। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से x इज इक्वल टू 5 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के बराबर। तो पॉइंट क्या मिल गया, 5,0। पॉइंट क्या मिल गया, 5,0। फिर y इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो भाई y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट भी बहुत ही आसान सा काम है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, x की वैल्यू को जीरो करना, x की वैल्यू को जीरो करना। तो भैया जब x की वैल्यू अगर मैं जीरो करूंगा तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहां से हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 0,5 के बराबर। पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,5 के बराबर। इस तरीके से हमें फाइनली हमारे अपने दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है भैया। तो पहली इनइक्वालिटी से हमने पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी दूसरी इनइक्वालिटी से पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अपनी दूसरी एक वैल्यू से दूसरी इनइक्वालिटी से पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो भाई दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहां से भी अपनी पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे कि भैया सिंपल तरीके से सबसे पहले इसको इक्वल टू पे कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखो सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है y की वैल्यू को जीरो करना। तो भाई y की वैल्यू को अगर मैं जीरो करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 के बराबर। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, यहाँ से 3,0 के बराबर आ गया। सिमिलरली यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे y इंटरसेप्ट। भाई y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देना। तो x की वैल्यू को अगर मैं जीरो प्लॉट करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, जब मैं x की वैल्यू को जीरो करवाऊंगा तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से अपनी थर्ड इनइक्वालिटी से पॉइंट निकाल सकते हैं। अच्छा इस पॉइंट की वैल्यू को भी लिख देंगे। पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ रही होगी, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये हमारे पास आ जाएगी 0,6 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, 0,6 के बराबर। तो इसको यहाँ पे तरीके से लिख देता हूँ एक दफा, 0,6। अब देखो हमारे पास हमारा तीसरी इनइक्वालिटी क्या थी, हमारी तीसरी इनइक्वालिटी आ रही है x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। देखो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर अगेन इसको आपने सिंपली अपने इक्वल टू के ऊपर कन्वर्ट करवा लेना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस का 3y इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 9 का 9। x प्लस 3y इक्वल टू के बाद 9 का 9। अब अगर मुझे यहाँ से पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, x इंटरसेप्ट। तो भाई x इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, x इंटरसेप्ट बराबर होता है y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाने के, y की वैल्यू को जीरो करने के। तो भाई सिंपल तरीके से अगर y की वैल्यू जीरो कर दी जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आ गया, 9,0। पॉइंट क्या आ गया, 9,0। इसी तरीके से मेरे प्यारे शागिर्दों हम लोग y इंटरसेप्ट करेंगे। भाई y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। क्या होता है, x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पॉइंट क्या आ गया, 0,3। पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,3। अब हम लोग सिंपल तरीके से अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। हमने सारे पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लिया तो अपने ग्राफ को प्लॉट करने पे आ सकते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जाता है, आपने हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना है कि भाई जब आप ग्राफ प्लॉट करने के ऊपर जाओगे हमेशा अपने पॉइंट्स को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं कि अगर आप गौर से देखें यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ये कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं भैया, इधर देखो। एक पॉइंट है 5,0, एक पॉइंट है 0,5, एक है 0,6, एक है 3,0, एक है 9,0, एक है 0,3। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट एक्स पे 9 है और वाई पे क्या है, 6 का है। सही है ना भाई, इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना स्केल लेना है कितना नहीं लेना है। सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी हुई हैं। चलो भाई अब देखिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले ही यहाँ पे स्केलिंग वगैरह सारी कर दी है ताकि हम लोग सिंपल तरीके से अपने ग्राफ को यहाँ पे इजीली फॉर्म कर सकें। मैंने यहाँ पे सारी स्केलिंग वगैरह कर दी है और मैंने यहाँ पे स्केल भी यहाँ पे लिख दी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं ना मेरे प्यारे शागिर्दों।
अब देखो यार, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर पहली वाली इनइक्वालिटीज के दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं? देखो भाई, एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास 5,0 और दूसरा आ रहा है 0,5। एक पॉइंट क्या है? 5,0। तो 5,0 इधर होगा और 0,5 कहां पर होगा भैया? इधर होगा। तो 5,0 भी मिल गया, 0,5 भी मिल गया। तो इस पॉइंट के ऊपर हम अपनी पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल तरीके से लाइंस को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो भाई देखो, यहां से लेके यहां तक की हमारे पास एक पहली लाइन आ गई, सही है ना भाई? सिंपल तरीके से यहां से लेके यहां तक की हमारे पास ये पहली लाइन आ गई। ओके। दूसरा हमारे पास इनइक्वालिटी से वैल्यू क्या है भाई? दूसरी इनइक्वालिटी से वैल्यू आई 3,0 और 0,6। क्या वैल्यू आई? 3,0 और 0,6। तो इसको भी ले लेंगे जल्दी से। क्या वैल्यू आई भाई? 3,0 और 6,0। तो 3,0 कहां पर होगा? कहां गए भी हमारा स्केल? 3,0 ये रहा और 6,0 हमारे पास ऊपर होगा। तो 3,0 और 6,0, 0,6। क्या क्या पॉइंट है हमारे पास मेरा बेटा? हमारे पास एक पॉइंट है 3,0, दूसरा क्या है? 0,6। तो 3,0 ये रहा और 0,6 ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी सिंपल तरीके से अपनी लाइन को जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। जल्दी से यहाँ पर भी क्या कर लेंगे? लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सही है ना भाई? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अपनी सिंपल तरीके से लाइन हमारी बन गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बन गई। इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। हमारे पास जो तीसरी इनइक्वालिटी है भैया, वो उसके पॉइंट की वैल्यूज क्या आई थी? एक्स इज इक्वल टू, एक हमारे पास पॉइंट आया 0,3 और दूसरा आया 9,0, यानी 9,0 और 0,3। 9,0 और 0,3 सिंपल तरीके से पॉइंट आ गए। एक पॉइंट क्या आया है? 9,0 और दूसरा पॉइंट क्या है? 0,3, यानी कि ये पॉइंट भी मिल गए। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? अपनी इनइक्वालिटी को बना लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी हमारी क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी आ जाएगी, सिंपल तरीके से, आसानी से। सही है ना भैया? तो हमने अपनी तीनों इनइक्वालिटीज को ड्रॉ कर दिया। अब देखो, जब आपने सिंपल ग्राफ को प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप सबसे आसान स्टेप होता है भैया। आपने सिंपल तरीके से क्या करना है? पहले तो अपनी इनइक्वालिटीज को इन लाइंस के ऊपर लिख देना है। जिसके अगेंस्ट जो लाइन बनी है उसके ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो भैया तीसरी वाली इनइक्वालिटी की वैल्यू क्या थी? तीसरी वाली हमारे पास इनइक्वालिटी या कंस्ट्रेंट आ रही है x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली आ रही है 5 वाली, ये क्या है भैया हमारे पास? ये हमारे पास आ रही है x प्लस का y। इसकी वैल्यू क्या है? ये आ रही है हमारे पास, ये इधर लिखा जाएगा। क्या वैल्यू है भाई इसकी? x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये जो ये वाली है, इसकी वैल्यू क्या है? x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और जो हमारे पास तीसरी वाली सेकंड इनइक्वालिटी है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम है। तो 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी। अब सिंपल तरीके से क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंपल तरीके से क्या करेंगे मेरा बेटा? अब सिंपल तरीके से थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास? थर्ड स्टेप हमारे पास सबसे आसान स्टेप होता है। थर्ड स्टेप क्या कहते हैं हमसे? थर्ड स्टेप हमसे बहुत सिंपल सी बात करता है। ये कहता है कि देखो, आपने सिंपल तरीके से क्या करना है? अपने फिजिबल रीजन को फाइंड करना है। तो भाई देखो, हमारे पास जो पहली वाली इनइक्वालिटी है वो क्या है? वो है x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो सिंपल तरीके से इसके अंदर x और y की वैल्यू को अगर जीरो प्लॉट करें तो क्या बन जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जरा मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, क्या 0 वाकई 5 से बड़ा या 5 के बराबर होता है? आप लोग बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, 0 तो छोटा होता है 5 से। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास सिंपल तरीके से इस वाली लाइन का, ये जो 5 वाली लाइन है, इसका आंसर क्या होगा? टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। कहां पर होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैसी आई है? फॉल्स आई है। सही है ना भाई? अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं। दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है भैया? दूसरी वाली इनइक्वालिटी है 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो भाई इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे शागिर्दों, इसका आंसर किसके बराबर होगा भैया? इसका आंसर होगा हमारे पास अगेन x और y की वैल्यू अगर मैं जीरो प्लॉट करता हूं तो यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, क्या 0 वाकई 6 से बड़ा या छोटा होता है? क्या 0 वाकई तौर पे 6 से बड़ा या छोटा होता है? आप लोग बोलेंगे सर नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी है, इसका आंसर भी क्या होगा? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा भैया, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। ये भी हो गया। अब क्या करें सर? अब देखो सिंपल सी बात है, अब तीसरी वाली इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं। भाई तीसरी वाली इनइक्वालिटी तो माशाल्लाह वो क्या आ रही है? वो हमारे पास है
है x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इसमें भी जब मैं x और y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। जरा सोच के जवाब दीजिएगा, क्या जीरो बड़ा होता है 9 से या छोटा होता है? आप लोग बोलेंगे सर छोटा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर भी क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। भाई कहां पर होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। अब सिंपल तरीके से अपने आंसर्स को कैसे प्लॉट करेंगे, भाई फिजिबल रीजन क्या होगा हमारा, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, आपकी जहनों के लिए है, सोच के जवाब चाहिए मुझे तमाम स्टूडेंट से। हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा, देखो हमारा फिजिबल रीजन वो होगा जो सब में कॉमन हो। हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा, ऐसा रीजन जो सब में कॉमन हो। अब चूंकि इन तीनों इनइक्वालिटीज का आंसर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, तो ऐसा आंसर जो इन सब में कॉमन हो। और एक और इनइक्वालिटी भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और वो क्या है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो कंसीडर होगी। हमें ये एक इनइक्वालिटी भी गिवन है ना कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, आपको कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, भाई हमारा आंसर होगा ये वाला पूरा रीजन। ये जो पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन हमारा आंसर के तौर पे कंसीडर होगा। यहां से लेके ये इधर से ये पूरा का पूरा रीजन। अब आपके जहनों में सवाल आएगा, सर ये रीजन हमारा आंसर क्यों है, सर उसके पीछे लॉजिक क्या है, सर ये रीजन हमारा आंसर कैसे है? तो मेरे प्यारे शागिर्दों, उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई देखो, चूंकि आपका तीनों इनइक्वालिटीज के अंदर आंसर कैसा है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन का मतलब क्या है कि तीनों इनइक्वालिटीज के जो आंसर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो ओरिजिन से दूर है। तो भाई इस वाली लाइन के, इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो इनइक्वालिटी, इसका आंसर भी ये वाला रीजन पूरा होगा। इस लाइन के भी रीजन आंसर होगा, इस लाइन के भी रीजन आंसर होगा। इस लाइन से ऑनवर्ड जो हिस्सा होगा, इस लाइन से ऑनवर्ड जितना भी हिस्सा होगा हमारे पास फर्स्ट रीजन के ऊपर, ये सारा का सारा क्या आ रहा है, हमारा कॉमन रीजन कंसीडर होगा। सारा का सारा रीजन यहां से ऑनवर्ड क्या होगा, हमारा कॉमन रीजन कंसीडर होगा। ये पूरा का पूरा रीजन क्या होगा, हमारा एक कॉमन रीजन होगा। क्योंकि ये वो रीजन है जो तीनों लाइंस के ऊपर कॉमन है। कैसे कॉमन है ये देखो, हमारा चूंकि आंसर क्या है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन का। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन यानी कि इस लाइन से ऑनवर्ड जितना भी रीजन है आंसर है, इस लाइन से ऑनवर्ड जितना भी रीजन है आंसर है, इस लाइन से रीजन जितना भी रीजन है वो हमारा क्या है, आंसर है। तो भाई वो रीजन जो तीनों में कॉमन होगा, जाहिर सी बात है जो आपकी वो तीसरी वाली इनइक्वालिटी है, यानी कि ये वाली जो इनइक्वालिटी, इससे ऑनवर्ड जितना भी आंसर होगा वो सारा का सारा क्या है, कॉमन रीजन कंसीडर होगा, वो पूरा का पूरा आंसर होगा। अब जहन में बात आती है, तो सर यहाँ पे फिजिबल कॉर्नर्स क्या होंगे हमारे? कोई मसले की बात नहीं है भाई, फिजिबल कॉर्नर्स निकालना चुटकी बजाने का काम है, यहाँ पे चुटकी बजाने का। अब आप बोलेंगे सर कैसे फिजिबल कॉर्नर्स निकालेंगे? तो भैया देखो, फिजिबल कॉर्नर्स कैसे निकालेंगे, अक्ल से सोचो। एक कॉर्नर आपको ये मिल रहा है, इस कॉर्नर की वैल्यू क्या है, देखो ये भी कॉर्नर ही है ना, हमें एक कॉर्नर मिल रहा है। इस कॉर्नर की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0,6 के बराबर। एक कॉर्नर हमें यहां पर मिल रहा होगा, एक कॉर्नर हमें यहां पर मिल रहा है, और एक कॉर्नर हमें फाइनली इधर मिल रहा है। भैया बात समझ पा रहे हैं, एक कॉर्नर हमें यहां मिल रहा है, एक कॉर्नर यहां मिल रहा है, एक कॉर्नर यहां मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे जो हमें अब फिजिबल कॉर्नर मिल रहा है, ये वाला देखो, आसान वाले कॉर्नर सबसे पहले निकाला करो। आसान वाला कॉर्नर एक कौन सा है, एक ये कॉर्नर था आसान वाला, और एक आसान वाला कॉर्नर ये है। तो इस आसान वाले कॉर्नर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी जाहिर सी बात है 9,0। तो सबसे पहले हमेशा आसान वाले कॉर्नर निकाल लें। अब ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर हमें खुद से फाइंड आउट करना है, तो खुद से फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। अच्छा भाई, अब कैसे खुद से फाइंड करेंगे, जरा अकल से सोचो। भाई ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे आप अपना स्केल रख के ड्रॉ करोगे, इधर भी और इधर भी, तो आपको साफ दिख रहा होगा ये जो कॉर्नर हमें मिल रहा है किस पे मिल रहा है, 1,4 के ऊपर मिल रहा होगा। आप चूंकि जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो प्रॉपर प्लॉटिंग करोगे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है भी किस पे मिल रहा है, हमें 1,4 के ऊपर मिल रहा है। किसके ऊपर मिल रहा होगा, 1,4 के ऊपर मिल रहा होगा। क्लियर है भाई? इसी तरीके से देखो, जो ये वाला कॉर्नर होगा, ये किस पे हमें मिलेगा, ये हमें मिल रहा होगा 3,2 के ऊपर मिल रहा होगा। तकरीबन क्या, पूरा ऑब्वियसली हमें साफ दिख रहा है कि 3,2 के ऊपर ही बन रहा है, और ग्राफ पेपर के ऊपर तो आपको और एक्चुअल फिगर मिल जाएगी। किस पे बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 3,2 के ऊपर। इस तरीके से हमारे पास फिजिबल कॉर्नर्स आ गए। क्या आ गए हमारे पास, हमारे फिजिबल कॉर्नर्स आ गए। देखो यहां तक का सारा काम वो है जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 में सीखा है, कोई नया काम नहीं है। खुदा अपने जहनों को परेशान मत करिएगा कि सर पता नहीं कोई नया काम कर रहे हैं। अबे कोई नया काम नहीं है, सब पुराना काम है यहाँ तक का। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? यहाँ तक का सारा काम पुराना ही काम है, घिसा पिटा
काम है, यहां से एक्चुअल काम स्टार्ट होगा। अब हमने करना क्या होता है, हमने सिंपल तरीके से लिखेंगे इवेल्युएटिंग दी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन या इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दीजिए। अब असल काम जो है यहां से स्टार्ट है, इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंपल तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना है। कैसे करते हैं भैया, देखो बहुत ही आसान सी चीज है। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं ऊपर लेके जाऊं उससे बेहतर है आप किताब से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है z इज इक्वल टू 0.12x प्लस का 0.15 प्लस का 0.15y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और हमें इसे मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बारी बारी जो आपके पास फिजिबल कॉर्नर्स आए हैं इनको बारी बारी उठा के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करना है और देखेंगे किसके ऊपर हमें लेसर वैल्यू मिलती है। आइए जरा चेक कर लेते हैं। भाई देखो पहला पॉइंट क्या मिला, 0,6 मिल गया, तो 0,6 को उठा के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 0.12 और x की जगह पे 0 आ गया प्लस का 0.15, y की जगह पे 6 आ गया। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन हमारे पास आ रहा होगा 0.9 के बराबर। कैलकुलेटर पे डाल लीजिए किसके बराबर z की वैल्यू आ जाएगी, 0.9 के बराबर आ गई। इसी तरीके से दूसरा वाला पॉइंट उठाइए, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 9,0। दूसरा वाला पॉइंट क्या आ रहा है, 9,0। तो इसको भी उठा के अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट कर देंगे। तो भैया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब इसको भी प्लॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 0.12, x की जगह पे आ जाएगा 9 और y की जगह पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो क्या बन जाएगा, 0.5 इंटू 0। कैलकुलेटर पर उठा के डाल दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। कैलकुलेटर पर उठा के डालोगे तो तकरीबन ये आ जाएगा हमारे पास 1.08। किसके बराबर आ जाएगा, 1.08। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 1.08 आ गई। इसी तरीके से तीसरी वाली वैल्यू प्लॉट करेंगे। तीसरी वाली वैल्यू क्या है भैया, 1,4 के बराबर है। तीसरी वाली वैल्यू किसके बराबर है, 1,4 के बराबर है। तो उसको भी उठा के अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करवा देंगे। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो भाई 0.12 का 0.12, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1, एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस का 0.15 का 0.15 और y की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास 4 आ जाएगा। y की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 0.72। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेटर पे डाल के चेक करिए क्या आ रहा है, 0.72 आना चाहिए। सही है ना भाई, कैलकुलेटर पे डाल के चेक कर लिएगा क्या आ रहा है, 0.72 आ गया। इसी तरीके से चौथा वाला पॉइंट है, चौथा पॉइंट किसके बराबर है भैया, चौथा पॉइंट आ रहा है 3,2 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 3,2 के। उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा भाई क्या करूंगा, 0.12 का 0.2 एक्स के अंदर आ जाएगा 3 प्लस का साइन वाई के अंदर, वाई की वैल्यू 0.15 का 2 का 2 एज इट इज। सिंप्लीफाई कर दीजिए कैलकुलेटर में डाल के। तो कैलकुलेटर में डाल के अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 0.66, 0.66। तो अब आपके पास इन चारों के चारों, अब आपके जो फिजिबल कॉर्नर्स थे उनके ऊपर चार वैल्यूज आ गई। अब सोच के जवाब दो, आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फंक्शन क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो मुझे खुद बताओ भाई, खुद बताओ इन चारों में से मिनिमाइज फंक्शन कौन सा है, इन चारों में से मिनिमाइज फंक्शन कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा फंक्शन है। तो यानी कि हमारा आंसर बेस्ड फंक्शन कौन सा होगा, z इज इक्वल टू 0.66 आ गया। और ये किस पॉइंट के ऊपर आया है, 3,2 के ऊपर आया है। तो सिंपल तरीके से 6 स्टेप आप ना खुद लिख सकते हो भैया। क्या लिखोगे, चलो मैं लिखवा देता हूं, क्या लिखोगे भैया, सिंपल तरीके से लिखोगे हैंस, हैंस। क्या लिखोगे आप यहां पर, सिंपल तरीके से हैंस, हैंस, hence the minimum function, hence the minimum function, hence the minimum, hence the minimum function, hence the minimum function, hence the minimum function is 0.66 obtained on या obtained on 3,2। तो इस सिंपल सा जुमला लिखना होता है भाई, इसमें कोई मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, बेसिक इंग्लिश है यार। मतलब एक चौथी जमात का जो बच्चा इंग्लिश लिखता है ना, वो वाली इंग्लिश है। तो आपने सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा भाई यहाँ पे बेशक हेडिंग भी डाल दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, यहाँ पे आप बेशक हेडिंग डाल सकते हो किसकी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की आप यहाँ पर अपनी हेडिंग भी डाल सकते हो कि भाई क्या किस चीज की हेडिंग है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हेडिंग के अंदर आपने काम लिख दिया। अच्छा यहाँ पे आप शो भी कर दो कि भाई फंक्शन कैसा आपने अचीव किया
किया है, मिनिमम फंक्शन अचीव किया है। मिनिमम फंक्शन कितना अचीव किया है, 0.66, और एक किस पे अचीव किया है, एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, इस पे अचीव कर लिया है। सेवेंथ स्टेप करना चाहो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिक्स स्टेप तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक का हो गया, और सेवेंथ स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन वाला, कि अब आपके पास जो x की और y की वैल्यू आई है उसको उठा उठा के क्या करोगे, सिंपल तरीके से अपनी तमाम कंस्ट्रेंट्स के अंदर प्लॉट करते हैं। तो हमारा जो सेवेंथ स्टेप होता है वो क्या कहता है भैया, सेवेंथ स्टेप कहता है वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, बहुत ही सिंपल सा काम है कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, कि देखो आपकी जो भी कंस्ट्रेंट्स है, आपकी कंस्ट्रेंट यानी कि इनइक्वालिटीज क्या क्या गिवन थी, मैं एक बार सारी इनइक्वालिटीज लिख देता हूं। कि भाई देखो, एक इनइक्वालिटी आपको गिवन थी x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरी इनइक्वालिटी क्या गिवन थी, ये गिवन थी 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और तीसरी इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो हमें चूंकि वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है कि हमारा ये सॉल्यूशन जो आया है सही आया है गलत आया है। तो भाई हमें मालूम है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो सब में उठा के प्लॉट कर दीजिए। आप ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन से करोगे, मैंने एक ही दफा वो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो भाई सिंपल तरीके से इसको करके चेक कर लेंगे, क्या बन जाएगा भाई, देखो x की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा और y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। भाई सिंपल तरीके से x के अंदर x की वैल्यू, y के अंदर y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन गया, 3 प्लस 2 5 बन गया। तो क्या बन गया, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जरा सोच के जवाब दीजिएगा, क्या 5 वाकई 5 के बराबर या बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे सिंबल क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ही क्या है, कि हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे इक्वल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाइड है। क्योंकि देखो अगर सिर्फ ये सिंबल होता तो इसका मतलब क्या होता है, कि 5 का 5 से बड़ा होता है, तब ये फॉल्स हो सकता था। मगर यहाँ पे सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि बराबर भी हो या बड़ा हो, दोनों सूरतों में चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करिए और y के अंदर 2 का 2, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं x के अंदर x की वैल्यू 3 को पुट करता हूं तो 3 टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और y के अंदर y की वैल्यू क्या है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8 हो गया। क्या 8 वाकई तौर पे बड़ा होता है 6 से, बिल्कुल बड़ा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसी है, ट्रू है। इसके अंदर भी चेक कर लीजिए, x की वैल्यू अगर 3 पुट करता हूं और 3 का 3 एज इट इज, और y की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 3 2 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9। क्या 9 वाकई तौर पे बड़ा या बराबर होता है 9 से, बिल्कुल बराबर होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इस तरीके से देखो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। यानी कि कभी भी अगर आपके पास मैक्सिमाइज करने आ जाए, मिनिमाइज करने आ जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपको अपने जहनों में एक बात बड़ी क्लियरली रख लेनी है, कि भाई ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें परेशान होने की कतई तौर पे आपको जरूरत नहीं है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। इसमें आपने सिंपल तरीके से करना क्या होता है, इसमें आपने करना ही है कि भाई आपने सिंपल तरीके से सारा काम एक्सरसाइज नंबर 9.2 वाला है, सारा काम। खाली यहाँ पे जो स्टेप आता है, फिफ्थ स्टेप है, सिक्स स्टेप है और सेवंथ स्टेप है, यानी कि पांचवा, छठा और सातवां स्टेप डिफरेंट होता है। और वो भी कोई इतना डिफरेंट नहीं है, कि भाई सिंपल आपने फिजिबल कॉर्नर्स को फाइंड किया हुआ होगा, सारा काम आपने किया हुआ होगा पुराने तर्ज के ऊपर। फिजिबल कॉर्नर्स निकालोगे, उसको उठा के जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा आपने उसमें प्लॉट करना है। और फिर आपने चेक करना है कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको मैक्सिमाइज करने को कह रहा था, मिनिमाइज करने को कह रहा था, जो भी क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा था, आपने उसके मुताबिक अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। उसके मुताबिक आपने अपना पॉइंट फाइंड कर लेना है, और जो भी फिर आपका पॉइंट आएगा उस पॉइंट को आपने तमाम इनइक्वालिटीज में डाल के वेरीफाई करवा लेना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। लोग कहते हैं भाई एक्सरसाइज 9.3 मुश्किल है, मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात किसी भी बच्चे को, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। और यहीं पे मेरे आज की क्लास को ऑफ करते हैं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।